दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी और बेटी अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पिता की मौत की साजिश रची। आखिर क्यों, क्या है पूरा राज, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र की है। जानी थाना क्षेत्र के ही एक गांव में सुभाष उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनकी उम्र लगभग 45 साल की थी। सुभाष जी के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी 2 बेटियां भी होती है। उनकी पत्नी का नाम होता है कविता, एक बड़ी बेटी होती है और छोटी वाली बेटी का नाम होता है सोनम। सुभाष खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उनके पास खुद की खेती थी, वही खेती करके किसी तरह वो अपने परिवार को चलाया करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। अब जो उनकी दोनों बेटियां थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उनकी जिंदगी इसी तरह खेतों में ही गुजर रही थी। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद उनको पता चलता है कि जो उनकी बड़ी वाली बेटी है वो उसी गांव के किसी दलित लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन जब यह बात सुभाष को पता चलता है, वो इस बात का विरोध करते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी उस दलित लड़के से नहीं हो सकती। लेकिन जो उनकी बेटी थी उस लड़के से बहुत प्यार किया करती थी और वो उसी के साथ अपने आगे की जिंदगी को गुजारना चाहती थी। अब सुभाष की बेटी अपने प्रेमी से कहती है कि मेरे पिता नहीं मान रहे हैं। अब लड़का भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो लड़का भी सच्चा प्यार करता था और उसको ही अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। प्लानिंग के तहत घर वालों के खिलाफ जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सुभाष जी को जब पता चलता है कि उनकी बेटी ने दलित लड़के से शादी कर ली है, उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। पहले तो अपनी बेटी से नाराज होते हैं। शादी के बाद उनकी बेटी आती है अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन अपनी बेटी से वो बात तक नहीं करते हैं और अपने घर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि कभी अपना शक्ल मुझे मत दिखाना। जैसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त के साथ उनका गुस्सा शांत हो जाता है और फिर अपनी बेटी को माफ कर देते हैं। अब उनकी बेटी का उनके घर में आना जाना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था, सब चीज अच्छा चल रहा था। लेकिन उधर जो सुभाष की पत्नी थी कविता, उसका अफेयर चल रहा था उसी गांव के एक लड़का जिसका नाम होता है गुलजार। गुलजार नाम के लड़के के साथ उसकी पत्नी का अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात की खबर सुभाष को नहीं होती है। वो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। उनके घर में और एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है सोनम। अब माँ जिस नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पर धीरे धीरे बेटी भी चलने लगती है। धीरे धीरे करके सोनम का भी एक बॉयफ्रेंड बन जाता है जिसका नाम होता है विपिन। अब धीरे धीरे करके यह बात पूरे गांव वालों को पता चल जाता है। अब गांव वालों में से ही एक व्यक्ति एक दिन सुबह सुबह के वक्त जब सुभाष खेतों में जा रहा था, तो वो आदमी खेतों में ही उसे बता देता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी ऐसा ऐसा रवैया कर रही है। अब सुभाष जब यह बात सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है। जब वो खेतों पर से अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खूब खड़ी खोटी सुनाता है और उसी दिन से अपने घर पर वो नजर रखना शुरू कर देता है और घर में किसी भी पराये आदमी का आना एकदम से वो मना कर देता है। अब दोनों माँ बेटी में पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। दोनों परेशान हो जाती है अपने अपने प्रेमियों से मिलने के लिए। अब इसी बीच साल 2025 जून के महीने में जो सुभाष की पत्नी थी कविता, वो अपने प्रेमी गुलजार को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे पति को पता चल गया है, मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ, घर से बाहर निकलना हमारा मुश्किल हो गया है, अब मैं कैसे तुमसे मिलूँ। अब उसी दौरान जो कविता थी अपने प्रेमी गुलजार से कहती है कि देखो तुम ऐसा करो, मेरे पति को ही रास्ते से हटा दो, हमारे बीच का जो कांटा है वही हट जाएगा तो हम दोनों को मिलने में आसानी होगी। उधर जो कविता का प्रेमी गुलजार था वो भी राजी हो जाता है। उसके बाद जो कविता की बेटी थी सोनम, वो भी अपने प्रेमी को फोन करती है। चारों मिलकर प्लानिंग बना लेते हैं।
अब धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। 23 जून की शाम को लगभग शाम के 6 बजे के करीब सुभाष खेतों में जाते हैं काम करने के लिए। अब वो जैसे ही खेतों में चले जाते हैं, इधर जो उनकी पत्नी होती है उसी वक्त अपने प्रेमी को फोन करके कहती है कि मेरा पति घर से निकल गया है खेतों के लिए। उधर गुलजार और सोनम का जो प्रेमी था विपिन, वो दोनों 3 लोगों को और हायर करते हैं। लगभग 5 लोग पहले से ही खेतों में जाकर छुपे हुए थे। अब जैसे ही सुभाष खेतों में जाते हैं, वो कामकाज करते हैं खेतों का। लगभग इसी तरह से रात के 9 बज जाते हैं। रात के 9 बजे के करीब जब वो अपने घर की तरफ लौटते हैं, उसी दौरान गुलजार गोली से उनको छलनी कर देता है, जिसकी वजह से खेत में मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो पांचों वहां से फरार हो जाते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अगला दिन सुबह लगभग भोर के 5 बजे के करीब जब गांव का ही एक व्यक्ति अपने खेतों में जाता है काम करने के लिए, तब वो देखता है कि खेत में तो सुभाष पड़ा हुआ है। उसकी हालत देखकर वो समझ जाता है कि ये तो मर चुका है। अब वो वहीं पर शोर मचाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर गाँव ग्रामीण के जितने भी लोग होते हैं सब आकर वहाँ पर जमा हो जाते हैं। साथ ही साथ सुभाष के परिवार के जो उसकी पत्नी और बेटी होती है सोनम, वो भी आ जाती है वहाँ पर। अब वहाँ पर वो रोने धोने का नाटक करने लगती है। तभी वहाँ पर गांव का ही एक व्यक्ति नजदीकी थाने में फोन करता है और उसी दौरान ठीक थोड़ी ही देर के बाद पुलिस वाले मौके पर अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो जिस व्यक्ति ने फोन किया था उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले इस लाश को किसने देखा। अब जिसने देखा था वो बताता है कि सर मैंने देखा था। उसके बाद उससे पूछताछ होती है तो कहता है कि सर मैं जब सुबह सुबह खेतों में आया तो पहले मैं इनको ही देखा। ये घटना कब कैसे हुई मुझे नहीं पता। अब जब पुलिस वाले थे पहले तो उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद छानबीन शुरू करते हैं। पूरे गांव में पूछताछ करने लगते हैं। अब जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों को तो कोई सुराग मिल नहीं रहा था। पुलिस वाले गांव में ही छानबीन करने लगते हैं और गांव के ही लोगों से पूछताछ करते हैं। गांव में पूछताछ करने के दौरान एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उनके घर की पूरी कहानी को बताता है। वह व्यक्ति कहता है कि सर दरअसल सुभाष के घर में कई दिनों से कलेश चल रहा था। उनकी पत्नी और उनकी बेटी का किसी पराये मर्दों के साथ गलत संबंध है, जिसकी वजह से सुभाष अपनी पत्नी और बेटी से झगड़ा किया और उनका घर से निकलना मना कर दिया। इसी मैटर को लेकर कई दिन से उनके घर में कलेश चल रहा था। मुझे लगता है कि इनको मरवाने में उनके ही परिवार के किसी सदस्य का हाथ है। जब पुलिस वालों को इतना क्लू मिलता है, उसके बाद पुलिस वाले सुभाष की बेटी और उनकी पत्नी को थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद उन दोनों से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ करने के दौरान भी वो दोनों कुछ नहीं बता रही थी। वो दोनों वहाँ पर ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि जैसे उन दोनों को कुछ पता ही नहीं है, उन दोनों ने कुछ किया ही नहीं है। तभी पुलिस वाले उन दोनों का फ़ोन लेते हैं। उन दोनों का फ़ोन सर्विलांस पर लगवाते हैं और कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो दोनों के फ़ोन में एक नंबर ऐसा होता है जिसमें ज़्यादातर उन दोनों ने बात की होती है और वो नंबर किसी और का नहीं होता है। कविता के मोबाइल में गुलजार का नंबर होता है और सोनम के मोबाइल में उसके प्रेमी विपिन का नंबर होता है। जब पुलिस वाले उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं तब जाकर उन लोगों का शक हकीकत में बदल जाता है। उसके बाद पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, दोनों माँ बेटी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और सारी कहानी तोते की तरह उगलने लगती है। उसके बाद पुलिस वाले उन 5 आरोपी को भी गिरफ्तार करते हैं और घटना में इस्तेमाल किए तमंचा और वाहन को भी पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं। फिलहाल कविता, उसकी बेटी सोनम और वो 5 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुर गढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से,
एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, प्रदीप कुमार दिल्ली से, नरेश पटेल हरियाणा से, बिक्की राय माझी काठमांडू नेपाल से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।